हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुश्रिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक इम्पोर्टेंट टेबल है, ये तालिका है ना। उसमें क्या करेंगे हम, तुलना। किसकी तुलना करने वाले हैं कि सर्वाधिक वोट पाने वालों की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो रखते हैं या समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उस चुनाव व्यवस्था की हम तुलना करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका चैप्टर 3 है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें एक अलग से हम टेबल दी हुई है, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने बात की थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है वो किस तरीके से होता है, किन किन कंट्रीज में होता है, और ये जो है वो सर्वाधिक वोट पाने वालों की जीत से किस प्रकार से अलग है। एंड अभी इस टेबल में जो है एकदम कंक्लूड करके एकदम पढ़ लेते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, पूरे देश को क्या करते हैं, छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट लेते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। क्या कहेंगे, निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन जिला। क्लियर? अगला है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें क्या करेंगे, कोई बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है उसको निर्वाचन क्षेत्र मान लेंगे, यानी कि पूरा देश भी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गिना जा सकता है। बहुत बड़ा क्षेत्र या पूरा देश ही निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गिन लिया। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ऑब्वियसली जो जीतेगा वही चुना जाएगा, चाहे उसको 5% वोट मिले, लेकिन 5% वोट मिले हैं फिर भी उसको ही चुना जाएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। भाई कितनी सीटें हैं उस हिसाब से डिवाइड करके जो है वो कई सीटें उसके अंतर्गत आ सकती हैं। बड़ा क्षेत्र होता है ये। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। ऑब्वियसली हमारे यहां जो वोट होता है तो हम कैंडिडेट को वोट देते हैं कि हमारे यहां कौन खड़ा हुआ है ना, हम उसको वोट देते हैं। अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो मतदाता पार्टी को वोट देता है। भाई मतदाता कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, वो किसको वोट देगा, पार्टी को वोट देगा वो। जैसे कि अभी हाँ हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ऐसा मान सकते हैं हम कि किसको वोट देंगे, कि अब किसको देना है, किसी को बीजेपी को देना है, किसी को आम आदमी पार्टी को देना है, किसी को कांग्रेस को देना है। कैंडिडेट से मतलब नहीं है। हाँ देते कैंडिडेट को ही, लेकिन मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि अगर मुझे बीजेपी को वोट देना है तो अगर कोई बीजेपी से खड़ा हुआ तो मैं तो उसी को वोट दूंगा, चाहे कोई भी खड़ा हुआ। तो हाँ ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी को ही वोट मिल रहा है कुछ जगह, काफ़ी हद तक, या फ्रैक्स सेक्टर जो भी है ना। हम पॉलिटिकल मुद्दे में फिलहाल नहीं फंसना चाहेंगे। आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी का एक और डिफरेंस है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले हैं, कितनी परसेंट सीटें मिली हैं। फर्क पड़ता है कि कितने कैंडिडेट जीते हैं। वो कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट जीते हैं उतने जाके संसद या विधानसभा में जाके बैठ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। क्योंकि वोट ही किसको मिल रहा है, पार्टी को। कैंडिडेट से कोई मतलब ही नहीं है। कैंडिडेट की तो सिर्फ एक सूची जारी करती है पार्टी जो होती है। तो जितना पार्टी को परसेंटेज वोट मिला उतनी ही उसको सीटें दे दी जाएंगी, वो जाके सीधे नए सेट में बैठ जाएंगे, जो विधायिका होती है वहां बैठ जाएंगे। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत यानी 50% प्लस 1 मिले, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बोला था ना 5% भी मिलेगा तो भी जीत जाएगा। औरों से ज्यादा होना चाहिए, सर्वाधिक वोट होने चाहिए। वैसे ये हो जाए ना तो मजे हो जाए भाई साहब, बहुत सारे कैंडिडेट तो बहुत उछलते हैं। तो विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत मिले, यानी कि 50% से प्लस। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। बिल्कुल, जो विजयी उम्मीदवार होंगे उनको वोटों का बहुमत हासिल होगा, तभी तो उनको चुना जा रहा है ना। उदाहरण यूके और भारत। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया, और पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ये भी हो गए।
क्लियर है? तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए कि राज्यसभा में चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस प्रकार से यूज होती है। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।